प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर हफीज़ पाशा का शुमार पाकिस्तान के ऐसे माहिरीन मईशत में होता है कि जिनको पाकिस्तान में पॉलिसी साजी का मौका भी मिलता रहा है, यानी वो पाकिस्तान के सियासी और माशी निज़ाम को इसकी गहराइयों के साथ जानते हैं। हफीज़ पाशा के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत 35% से बढ़कर 45% हो गई है और 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। बेरोजगार नौजवानों की तादाद 2 करोड़ हो चुकी है। 90 लाख मजदूर बेरोजगार हैं। एक तरफ गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की सूरत हाल ये है, तो दूसरी तरफ हफीज़ पाशा ही के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी, रियासती, कारोबारी और जागीरदारी अशराफिया को मुख्तलिफ तरह की मुराद देकर उन पर 4,500 अरब रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि गरीबों की भलाई के लिए शुरू किए गए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए सिर्फ 460 अरब रुपए ही मुख्तस किए गए हैं। ये आदादो शुमार कोई सोशलिस्ट माहिर मईशत नहीं दे रहा, बल्कि एक ऐसा शख्स दे रहा है जो अशराफिया की बहबूद के लिए बनाए गए इस निज़ाम की बारीकियों को खुद अपने तजर्बे की बिना पर बहुत करीब से देख चुका है। बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ IMF से कर्ज लेने के लिए जहां पहले ही महंगाई में पिसी हुई अवाम पर बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में इजाफे करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या इसी निज़ाम का हिस्सा रहने वाले हफीज़ पाशा की बातों को हुक्मरान संजीदगी से लेने के लिए तैयार होंगे? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे, सवाल आपके सामने रखेंगे। अशराफिया के लिए 4,500 अरब रुपए की मलाई, गरीब के लिए 460 अरब रुपए की खुरचन। क्या हमारी रूलिंग एलीट कभी बदलने को तैयार हो पाएगी? हसन निसार साहब। देखें, पाकिस्तान के हवाले से एक मिसरा मुझे याद आया किसी का पुराने, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। ठीक जी। पहली बात तो ये है कि आपके सवाल में एक बुनियादी नक्स है कि पाकिस्तान की एलीट तारीखी तौर पे एलीट है ही नहीं। ये गोरों के मुखबरों, कसीदा खानों, जंग में कमियों को भर्ती कराने वालों की औलादें हैं और इस पे सैकड़ों किताबें हैं। समझ गए? उस वक्त की असल एलीट की सूरत हाल ये थी कि शहजादियों को बावर्चियों से शादियां करनी पड़ी पेट पालने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और शहजादों को यक्के चलाने पड़े जिसे हम टांगा शांगा कहते हैं, और भीख मांगनी पड़ी। ये भी किताबों में है, जाहिर है मैं तो उस वक्त नहीं था। दूसरी किस्म उस वक्त पैदा हुई और मार्ज़ वजूद में आई जब क़याम पाकिस्तान के वक्त जाली क्लेमों और जाली ज़ातों का वायरस फैला और इस इंतहा का फैला। इस पे भी एक दो किताबें मौजूद हैं। तीसरी किस्म ने तब जन्म लिया जब कमी और रजील अजलाफ लोगों ने धारण रूप धारा उसका एलीट का, और सिनेमाओं उस वक्त बहुत बड़ा कारोबार था, ये याद रखना। सिनेमा का इजाज़तनामा या परमिट या जो भी उसे कहते थे, लाइसेंस, ट्रांसपोर्टर्स जितने होते थे, ये याद रखना, ये सबसे बड़ी रिश्वत थी। फिर था एक बोनस वाउचर स्कीम। ये सारे इजाज़तनामे इस तरह की, ये दीगर सहूलतें इस तरह की सहूलतकारों को, दलालों को, जैसे मंडी में नहीं होते जी, ये अकबरी मंडी में भी, कपड़े की मंडी में भी दलाल होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। अच्छा, और औकात क्या है? ये इंटरव्यू है मलक अमीर मोहम्मद खान का कि इस मुल्क की एलीट वो है, गवर्नर से गोरे से मिलने जाती थी और ये कुत्तों की तरह बैठे रहते थे दोपहर तक, ईद मुबारक, और दोपहर को पैगाम आता था साहब का कि उनको बोलो तुम्हारा सलाम कबूल किया, और फिर वो आपस में जफ्फियां डालते थे, डालियां लेके गए होते थे, आपस में जफ्फियां डालते थे और एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। सही। पहले एलीट को तो आप समझ लो ना। आखिरी बात, पंजाबी का एक मुहावरा है, सदियों पुराना, चूंकि उर्दू से बहुत पुरानी है पंजाबी, इंसान अपनी हड्डी तो पछाणिया जाता है। मॉडर्न साइंस ने साबित किया और उसका नाम रखा DNA। अब आपने मेरा अबसार साहब के साथ फड्डा पड़वा देना है, ठीक है? ये सदियों पुराना मुहावरा है। तो फिर मैं यहाँ पहुंची कि आपको नहीं लगता है कि बदलने को तैयार होंगे?
पहले आप पहले मुझे कंक्लूड कर लेने दो, मैं कीजिए। टाइम कब सबसे कम लेने जी वाला जी आदमी। कल कीजिए। ज़हन में ये रखें कि सांपों के घर सांप, भेड़ियों के घर भेड़िए पैदा होते हैं, और जिनके अपने पेट सदियों से भूखे पेट भरने में ना आते हों, वो आटे बांट कर हातम ताई की कब्र पे फ्लाइंग के मारते हैं। बस ठीक हो गया जी। ये तो छुप के करने वाले काम है। हुजूर का हुक्म है दाएं हाथ से दो, बाएं को पता ना चले, तुम्हारे अपने बाएं को पता ना चले। ठीक। बाहया आदमी, बागैरत खानदानी आदमी देते हुए डरता है, शर्माता है, आंखें नहीं मिलाता। चलें, ठीक है हो गया। जी। अफसार साहब, हफीज़ पाशा साहब जो निज़ाम का हिस्सा रहे, वो खबरदार कर रहे हैं निज़ाम को, क्या सियासी और रियासती जो अशराफिया है उसके सर पर जूं रेंगेगी? नहीं रेंगेगी, तब्दीली नहीं मुमकिन है ये? रियासती अशराफिया कौन सी होती है? पहली दफ़ा सुना मैंने ये लफ्ज़। ये कौन सी है? सर, जो आपका निज़ाम चलाती है पूरी, आप नहीं जानते हैं? मसलन बड़ी तशरीह करके उन्होंने बताया इसके अंदर होंगे, उसमें कोई इंसान है, कोई जिन है, कौन है? सीनियर मिलिट्री के लोग होते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इसके अंदर, जमींदार हैं, सरमायादार हैं, बड़े बड़े ताजिर हैं, सबके सब शामिल है सर, जो फैसला साज और पॉलिसी साज है मेरे आपके लिए। बिल्कुल, ये उन्होंने कहा, ये उन्होंने कहा, बिल्कुल। तो ठीक है, इनसे पूछ लें क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ और क्यों करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। हम तो इनसे पूछ भी नहीं सकते, हमें तो इजाज़त नहीं है इनसे सवाल करने की भी, बात करने की भी। तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी? यहाँ पे तो इनके ये तो कारोबार है ना, नौकरियाँ जो हैं ये कारोबार हैं, और ये बिजनेस है वो तो है ही कारोबार। तो कारोबार में पैसा कमाते हैं, आप कहीं और जाके खर्च करते हैं, बस सादा सा फॉर्मूला है। जब तक ये आप इस साइकिल को नहीं तोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मलेशिया में बड़ी एग्जांपल देते हैं हम महातिर मोहम्मद के, हम बच्चों के नाम अपनों के रखते हैं महातिर मोहम्मद पे, एक काम उसके किए हुआ हम नहीं करते। वो क्यों कामयाब हुआ था? 70s में आया वो, और हम बड़ा यहाँ पे उसको बुला बुला के चूमते हैं। क्यों कामयाब हुआ था? उसका कॉर्नर स्टोन उसकी पॉलिसी का था भूमिपुत्रा पॉलिसी। भूमिपुत्रा क्या है? सन ऑफ द सॉइल। उसने कहा जिसके पास दूसरी शहरियत है किसी और मुल्क की, उसको कोई ओहदा नहीं मिलेगा सरकार में, कहीं नहीं मिलेगा, निकल जाए यहां से। जो मलेशियन होगा, सिंगल सिटीजनशिप होगी, वो काम करेगा, उसको सरकारी ओहदा मिलेगा। अगले ने 15-20 साल में काया पलट दी मलेशिया की इस बुनियाद पे कि आपके बच्चों ने भी यही रहना है, आपने भी यही रहना है, उसी पब्लिक स्कूल में आपने भी जाना है। और जिसको कमी कमी कहते हैं ना डीएनए की वजह से, कमी वही, एक तरफ तो आप कमी कहते हैं, शहजादे कमी बन गए, दूसरे कमी को हमने यहाँ गाली बना दिया है। तो कमी जिनको आप कहते हैं ना वो, और सो कॉल्ड इलीट जो ये ज़मान पार्क में भरी हुई क्लेम का जिसका जिक्र कर रहे थे, क्लेम डाल डाल के फिर HSN में दाखिला लेके अंग्रेजी बोलते हैं, समझते हम बड़े आला ख़ानदान से आ गए। इन लोगों के बच्चे एक स्कूल में जाते, एक हॉस्पिटल में जाते, एक जगह गोल्फ खेलें और एक जगह बेंटे खेलें। हम बेंटे खेलें, अखरोट खेलें, और अशराफिया के बच्चे गोल्फ खेलें। तो फिर ये दोनों दुनियाएं मिलती नहीं हैं। और यहाँ आपने शुरू में कहा था ना कि खुरचन, ये हम खुरचन हैं और वो मलाई हैं। किसी दिन मलाई अगर एक तय लगा दी ना नीचे प्लेट में और ऊपर खुरचन डल गई तो स्वाद बड़ा आता है। खुरचन और मलाई मिला के कभी आप भी खाएं, जर्दे की खास तौर पे। तो ये लगता है अभी आपने इफ्तार किया, खाना नहीं खाया है, तो आपको 11 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे, 2 करोड़ नौजवान बेरोजगार, 90 लाख मजदूर बेरोजगार। अशराफिया की औलादों ने अमेरिका, बरतानिया, स्पेन, मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी जायदादें और कारोबार बना लिए। शहजाद साहब, क्या गरीब के बच्चे के लिए ये साइकिल टूटेगा? नहीं टूटेगा। अब IMF से 3 साल के लिए 6 अरब मिल जाएंगे, मगर हफीज पाशा साहब खबरदार कर रहे हैं 100 अरब रुपए रोजाना की आमदन चाहिए जिससे सूद और कर्जों की वापसी होगी। सर ये फरमाइएगा, 100 अरब रुपए रोजाना की आमदन के लिए क्या कोई अमली मंसूबा है? चले अमली नहीं, कोई कागजी मंसूबा भी मौजूद है यहाँ पर? देखें, इस सूरत हाल को मुस्तकिल तौर पे बदलने का तो कोई मंसूबा नहीं है। जो मंसूबा है वो IMF का मंसूबा है, और वो इस बहरान से निकलने का मंसूबा है या इस बहरान को कंट्रोल करने का मंसूबा है। 3 साल गुजर जाएंगे IMF के, हम फिर वहीं के वहीं हो जाएंगे। और मसला अलीट बारगेन है। इस अलीट का आपस में एक फ़ैसला है कि मुल्क को इसी तरह चलाना है, और इस अलीट में वो 500 सियासी ख़ानदान भी शामिल हैं जिसकी बात हो रही है।
इसमें 300 कारोबारी ख़ानदान भी शामिल हैं, इसमें 200-300 अफसरान भी शामिल हैं। ये है पाकिस्तान की एलीट, जिन्होंने पाकिस्तान को कैप्चर किया हुआ है और जो पाकिस्तान को अपने मफादात की खातिर चला रहे हैं। और जो बदलने का सवाल है, बदलता खुद को वो है जो बदलने की ज़रूरत महसूस करे, जिसे बदलने से कोई फ़ायदा पहुंचे। जिसको ना बदलने में फ़ायदा हो वो पागल का पुत्र है कि अपने आप को बदलेगा। जिसका फ़ायदा स्टेटस को में है तो वो क्यों अपने आप को बदलेगा? बदलने की ज़रूरत, इस हालत को बदलने की ज़रूरत तो हमारी है। 2.5 करोड़ बच्चा तो हमारा सड़कों पे फिर रहा है बगैर तालीम के। इनके बच्चे तो दुनिया की बेहतरीन दर्सगाहों में पढ़ रहे हैं। गुर्बत में तो हम पीछे रह गए हैं, भारत की निस्बत, बांग्लादेश की निस्बत, अब नेपाल की निस्बत भी। तो ज़ैगम साहब, आपकी गुफ्तगू ये कहती है कि इर्तिका तो होना नहीं कि हम बदलेंगे, और इनकलाब कुछ लोग कहते हैं यहाँ आना नहीं, तो हमने ऐसे ही मरते रहना है। देखें, हम तो बोल भी नहीं रहे ना। ऐसे सवाल टीवी पर कितने डिस्कस किए जाते हैं, हम तो आवाज भी नहीं उठा रहे हैं, सियासी तौर पर भी डिमांड नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे। जो बुनियादी, देखिए एलीट बारगेन में मसला क्या है और जो हमारा भी मसला है, अपना अपना हिस्सा चाहिए। अपना हिस्सा मिल गया, मुतमैन। केक को नहीं बड़ा करना, अपना हिस्सा बीच में से निकालना है। जो सब झगड़ा है बीच में वो अपने हिस्से का है कि हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए, अपने हिस्से को सिक्योर करना है। वो जिस तरह जहाज के अंदर, शिप के अंदर होता है ना एक कमरा, उस कमरे को महफूज बनाना है। शिप के साथ क्या हो रहा है, कोई मसला नहीं। और मसला इस वजह से भी नहीं है कि एलीट ने तो अपने साथ शिप को छोड़ने की बोट्स रखी हुई हैं, उन्होंने तो अपना इंतजाम कर लिया है कि जहाज डूबा तो साथ में उनकी बोट खड़ी है हिफाजती, उसमें निकल जाएंगे। अमेरिका में, बरतानिया में घर भी मौजूद है, वहां बच्चे भी बैठे हैं, सरमाया भी आधा वहां ट्रांसफर कर दिया है। प्लान बी तो पूरी एलीट का मौजूद है। कौन सी एलीट का मेंबर है जिसका प्लान बी नहीं है? बिल्कुल ठीक। प्लान बी तो हमारे पास नहीं है। हमारा यही प्लान मुल्क प्लान ए है, हमारा यही मुल्क प्लान बी है, यही मुल्क प्लान सी है। दुरुस्त हो गया। तो लड़ने की तो हमें जरूरत है और इस मुल्क को बदलने के लिए एलीट से झगड़ने की जरूरत है, लड़ने और समझने की जरूरत आवाम को है। मगर ये साइकिल तब तक नहीं टूटेगा जब तक ये आवाज नहीं उठेगी।